एडजी में आपका फिर से स्वागत है। आपका पर्सनल एआई ट्यूटर, जहां हम क्लास 8 साइंस को समझते हैं, सिर्फ याद नहीं करते। मैं गौरव हूं और मेरे साथ है स्वाति। आज हम सीबीएसई क्लास 8 के चैप्टर एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस को कामली रिवाइज करेंगे। नोटबुक हो तो पास रख लो, लेकिन आप बस सुनकर भी जुड़ सकते हो। हम क्यूरियोसिटी, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, एक्सपेरिमेंट्स, फोर्सेस, पार्टिकल्स, लाइट, इकोसिस्टम्स और क्लाइमेट चेंज को कनेक्ट करेंगे। और शुरुआत होगी एक बहुत फेमिलियर सवाल से। जब पूरी या भटूरा हॉट ऑयल में पफ अप करता है तो ऐसा क्यों होता है? और कभी उसकी एक साइड थिनर क्यों होती है? एक सेकंड रुककर सोचो। चैप्टर हमें तुरंत आंसर नहीं देता, वह हमें इन्वेस्टिगेटर की तरह क्वेश्चन पूछना सिखाता है। यही इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट मूड है। आज का लर्निंग मैप सिंपल है। पहले हम समझेंगे कि साइंस में वंडर से इन्वेस्टिगेशन तक कैसे पहुंचा जाता है। फिर चैप्टर के रास्ते पर माइक्रोब्स, इलेक्ट्रिसिटी, फोर्सेस, प्रेशर, पार्टिकल्स, मैटर, लाइट, मून, इकोसिस्टम्स और क्लाइमेट चेंज आएंगे। अंत में हम पूरी वाले एग्जाम्पल से पूरा साइंटिफिक मेथड स्टेप बाय स्टेप लागू करेंगे। तो लिसनर, अपना पहला रिकॉल चेक करो। साइंस की शुरुआत किससे होती है? किसी डेफिनेशन से या वंडर से? तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? सही दिशा है क्यूरियोसिटी और वंडर। जब हम सराउंडिंग्स देखकर पूछते हैं ये ऐसा क्यों है या कैसे होता है, तभी इन्वेस्टिगेशन का दरवाजा खुलता है। चलो इसे प्रिसाइज बनाते हैं। क्यूरियोसिटी का मतलब सिर्फ हर चीज पर सरप्राइज होना नहीं है। साइंटिफिक क्यूरियोसिटी में हम ऑब्जर्वेशन से फोकस्ड क्वेश्चन बनाते हैं, फिर उस क्वेश्चन का आंसर खोजने के लिए एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं, ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करते हैं और अंत में क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं कि हमने क्या देखा। यहाँ एक कॉमन कंफ्यूजन है। केवल किसी चीज को देख लेना इन्वेस्टिगेशन नहीं कहलाता। इन्वेस्टिगेशन में क्वेश्चन फोकस्ड होना चाहिए और हमें ऐसा तरीका सोचना चाहिए जिससे आंसर को टेस्ट किया जा सके। मतलब सिर्फ यह कहना कि पूरी पफ हुई इनफ नहीं है। हमें पूछना होगा कि किन कंडीशंस से उसका पफ होना बदल सकता है। चैप्टर ग्रेड 6 और ग्रेड 7 की लर्निंग को भी आगे बढ़ाता है। ग्रेड 6 में साइंस वंडर और वाई तथा हाउ क्वेश्चन से शुरू हुई। ग्रेड 7 में समझ आया कि साइंस इवॉल्व होती है और एक आंसर नए क्वेश्चंस खोल सकता है। क्लास 8 में अगला स्टेप है फैक्ट्स सीखने के साथ फैक्ट्स खोजने की कोशिश करना। मुझे रूट और किटे वाले सिंबल्स भी बहुत मीनिंगफुल लगते हैं। रूट हमें केयरफुल ऑब्जर्वेशन, नॉलेज और एनवायरनमेंट से कनेक्टेड रहने की याद दिलाता है। किटे क्यूरियोसिटी को उड़ान देती है, यानी आइडिया सोर कर सकते हैं, लेकिन एविडेंस से ग्राउंडेड रहना जरूरी है। क्रिएटिव थिंकिंग और केयरफुल ऑब्जर्वेशन दोनों साथ चाहिए। एग्जाम पॉइंट अगर पूछा जाए कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के मुख्य स्टेप्स क्या है, तो आंसर फ्रेम रखो। फोकस्ड क्वेश्चन पूछना, एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना, केयरफुली ऑब्जर्व या मेजर करना, नोट्स रखना और एक्सप्लेनेशन को इम्प्रूव करना। इन्हें अलग अलग पॉइंट्स में लिखोगे तो आंसर क्लियर और ऑर्गेनाइज लगेगा। क्विक चेक। अगर कोई स्टूडेंट कहे मैंने फिनोमेनन देख लिया इसलिए मेरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है, तो तुम क्या सुधार करोगे? तुम कहोगे कि ऑब्जर्वेशन फर्स्ट स्टेप है, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन नहीं। क्वेश्चन, टेस्टिंग और एक्सप्लेनेशन भी चाहिए। इस डिस्टिंक्शन को आंसर में मिस मत करना। अब चैप्टर की बड़ी जर्नी देखते हैं। ये जर्नी टाइनी माइक्रोब से शुरू होकर प्लैनेट वाइड चैलेंजेस तक जाती है। बीच में इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट्स, फोर्सेस, प्रेशर, पार्टिकल्स, मटेरियल्स, लाइट और मून आते हैं। चैप्टर का मैसेज ये है कि अलग अलग टॉपिक्स वास्तव में हमारे एवरीडे वर्ल्ड को समझने के कनेक्टेड रास्ते हैं। तो क्या ये चैप्टर हर टॉपिक की पूरी डिटेल पढ़ाता है? नहीं, यहाँ इसका रोल एक इन्वेस्टिगेटिव मैप जैसा है। यह हमें बताता है कि आगे किन क्वेश्चंस को एक्सप्लोर किया जाएगा और हर जगह साइंस कैसे काम करेगी। इसलिए इसे केवल लिस्ट समझना मिस्टेक होगी। यह क्यूरियोसिटी से पूरे साल की साइंटिफिक जर्नी बनाता है। पहला स्टॉप माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है। एक ड्रॉप ऑफ वाटर में ऐसे टाइनी ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जिन्हें हम नॉर्मली देख नहीं पाते। चैप्टर बताता है कि कुछ माइक्रोब्स हेल्पफुल होते हैं। वे फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प कर सकते हैं या मेडिसिन प्रोड्यूस करने में यूजफुल हो सकते हैं। लेकिन सारे माइक्रोब्स हेल्पफुल नहीं होते। कुछ हार्मफुल भी हो सकते हैं और इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं। इसलिए चैप्टर हेल्थ से जुड़े क्वेश्चंस उठाता है। बॉडी को हेल्दी रखने में न्यूट्रिशियस फूड और एक्सरसाइज का क्या रोल है? इन्फेक्शन से फाइट करने में मेडिसिन और वैक्सीन कैसे हेल्प करते हैं?
यहाँ क्यूरियोसिटी ह्यूमन हेल्थ से जुड़ जाती है। अगला कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी से है। हम इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पर डिपेंड करते हैं, जिससे कुछ डिवाइसेस हमें वार्म रखने में मदद करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट मोटर्स को रन करने और मशीन्स को फंक्शन करने में हेल्प करता है। चैप्टर इन इफेक्ट्स को डेली लाइफ में साइंस के प्रैक्टिकल रोल से जोड़ता है। अब लिसनर, प्रेडिक्शन करो, इलेक्ट्रिसिटी के बाद फोर्सेस की तरफ मूव क्यों किया जाता है? क्योंकि मशीन्स और ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर को समझने के लिए हमें जानना होगा कि फोर्स मोशन को कैसे अफेक्ट करती है। चैप्टर इसी तरह एक आइडिया से दूसरे आइडिया तक बढ़ता है, बिना टॉपिक्स को आइसोलेटेड बनाए। फोर्स को चैप्टर मोशन से कनेक्ट करता है। फोर्स ऑब्जेक्ट्स को स्पीड अप करा सकती है, स्लो डाउन करा सकती है या डायरेक्शन चेंज करा सकती है। बॉल को ऊपर थ्रो करने पर उसका वापस नीचे आना और ब्रेक्स लगाने पर कार का रुकना फोर्स को समझने के रिलेटेबल एग्जांपल्स हैं। फोर्स से प्रेशर का आइडिया आता है। प्रेशर को ब्रॉडली ऐसे समझो कि फोर्स ऑब्जेक्ट पर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर यही फोर्स और प्रेशर एयर मूवमेंट से कनेक्ट होते हैं। स्मॉल प्रेशर डिफरेंस जेंटल ब्रीज दे सकता है, जबकि स्ट्रॉन्गर डिफरेंस स्ट्रॉन्ग विंड्स और कभी साइक्लोन से जुड़ सकता है। इसलिए स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स केवल वेदर वोकैबुलरी नहीं है। चैप्टर दिखाता है कि फोर्सेस और प्रेशर डेली लाइफ, एग्रीकल्चर और सेफ्टी को अफेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि प्रेशर डिफरेंसेस एयर मूवमेंट से कैसे रिलेटेड हैं, तो जेंटल ब्रीज और स्ट्रॉन्ग विंड्स का कॉन्ट्रास्ट आंसर को अंडरस्टैंडेबल बनाता है। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। साइंस का मतलब फैक्ट्स की लिस्ट नहीं, बल्कि क्वेश्चन से अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचने की प्रोसेस है। टाइनी माइक्रोब से लेकर साइक्लोन्स तक हमें ऑब्जर्व करना, कनेक्शंस बनाना और एक्सप्लेनेशंस को एविडेंस से सपोर्ट करना है। यही चैप्टर का बैकबोन है। अब माइक्रोब्स और हेल्थ को थोड़ा क्लियरली रिवाइज करते हैं। चैप्टर अनसीन ऑर्गेनिजम्स को एक ही कैटेगरी में नहीं रखता। कुछ हमारे लिए इनविजिबल हेल्पर्स हैं, जबकि कुछ इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं। इससे एक इंपॉर्टेंट साइंटिफिक हैबिट सामने आती है। किसी ग्रुप के बारे में ब्लैंकेट स्टेटमेंट देने से पहले उसके डिफरेंट रोल्स को ऑब्जर्व और क्लासिफाई करो। हेल्थ वाला पार्ट भी याद रखो। न्यूट्रिशियस फूड और एक्सरसाइज बॉडी को हेल्दी रखने में सपोर्ट करते हैं। मेडिसिन्स और वैक्सीन्स इन्फेक्शन से फाइट करने के डिस्कशन में आते हैं। यहाँ चैप्टर हमें डिटेल्ड मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा, वह साइंस के रोल को हेल्थ और इन्फेक्शन प्रिवेंशन के कॉन्टेक्स्ट में इंट्रोड्यूस कर रहा है। एक सटल पॉइंट है, जो चीज हमें दिखाई नहीं देती वह अनइम्पॉर्टेंट नहीं होती। टाइनी माइक्रोब्स अनसीन हो सकते हैं, फिर भी डाइजेशन, मेडिसिन्स और इन्फेक्शंस जैसे ह्यूमन कंसर्न से डीपली लिंक्ड हैं। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन अक्सर विजिबल रिजल्ट से शुरू होकर इनविजिबल कॉज की तरफ जाने की कोशिश करती है। अब फोर्स पर लौटते हैं। अगर बॉल ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है, तो ऑब्जर्वेशन क्या है और एक्सप्लेनेशन किस तरह अलग होगी? ऑब्जर्वेशन है बॉल का ऊपर जाना और वापस गिरना। एक्सप्लेनेशन के लिए हमें फोर्सेस की लैंग्वेज चाहिए। चैप्टर हमें इसी तरह देखी हुई घटना को साइंटिफिक कॉन्सेप्ट से जोड़ना सिखाता है। फोर्स मोशन को कई तरह से अफेक्ट कर सकती है। ऑब्जेक्ट स्पीड अप कर सकता है, स्लो डाउन कर सकता है या डायरेक्शन बदल सकता है। कार के ब्रेक्स इसका फेमिलियर एग्जाम्पल है। यहाँ आंसर लिखते समय केवल फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट मत लिखना, क्योंकि फोर्स मोशन को बदलने के अलग अलग तरीके रखती है। और प्रेशर को फोर्स से कंफ्यूज मत करना। चैप्टर प्रेशर को फोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन से जोड़ता है। फिर एयर मूवमेंट में प्रेशर डिफरेंस इंपॉर्टेंट बनता है। स्मॉल डिफरेंस और स्ट्रॉन्ग डिफरेंस के एग्जाम्पल्स याद रखो, लेकिन सोर्स से बाहर जाकर कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला या न्यूमेरिकल कंक्लूजन मत जोड़ना। एट जी में अगर तुम्हें एग्जैक्ट डाउट आए कि ऑब्जर्वेशन और एक्सप्लेनेशन में डिफरेंस कैसे लिखें, तो उसे क्वेश्चन की तरह रखकर स्टेप बाय स्टेप सोच सकते हो। पहले क्या डायरेक्टली देखा, फिर कौन सा कॉन्सेप्ट उस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करता है। यही सोक्रेटिक अप्रोच रोट आंसर की जगह रीजनिंग बिल्ड करती है। चलो एक मिनी रिकैप। माइक्रोब्स हमें हिडन वर्ल्ड और हेल्थ कनेक्शंस दिखाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग और मैग्नेटिक इफेक्ट्स डेली लाइफ में यूजफुल हैं। फोर्सेस मोशन बदलती है और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन तथा एयर मूवमेंट से जुड़ता है। तीनों में कॉमन क्या है? केयरफुल ऑब्जर्वेशन से कॉन्सेप्ट तक पहुंचना। अब पार्टिकल्स और मटेरियल्स की तरफ चलते हैं।
एयर प्रेशर या वाटर बॉइलिंग जैसे फिनोमेना को डीपली समझने के लिए चैप्टर हमें मटेरियल्स के अंदर मौजूद टाइनी पार्टिकल्स के बारे में सोचने को कहता है। यह जूमिंग इन वाला आइडिया है, जो बाहर दिखाई देता है उसे अंदर के पार्टिकल बिहेवियर से कनेक्ट करना। चैप्टर के अनुसार मटेरियल्स टाइनी पार्टिकल्स से बने हैं। सॉलिड्स में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मूव नहीं कर पाते, जबकि गैसेस में पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। यह स्टेटमेंट याद करते समय वर्डिंग प्रिसाइज रखना। सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल मोशनलेस हैं, ऐसा चैप्टर नहीं कहता। वह कहता है कि वे मच मूव नहीं कर पाते। क्लासिफिकेशन साइंस की इंपॉर्टेंट फीचर है। चैप्टर मटेरियल्स को एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में क्लासिफाई करने की दिशा दिखाता है। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड में 2 और मोर एलिमेंट्स बॉन्डेड होते हैं। मिक्सचर अलग सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन है जिसे फिजिकली सेपरेट किया जा सकता है। एक सेकंड पॉज करके बताओ, एलिमेंट और मिक्सचर में सबसे क्लियर डिफरेंस क्या है? एलिमेंट को चैप्टर प्योर सब्सटेंस कहता है। मिक्सचर में सब्सटेंसेस कंबाइंड होते हैं, लेकिन उन्हें फिजिकली सेपरेट किया जा सकता है। कंपाउंड में एलिमेंट्स बॉन्डेड होते हैं। इन तीनों कीवर्ड्स को आंसर में मिक्स मत करना। सॉल्यूशन का एग्जांपल शुगर इन टी है। शुगर टी में डिसॉल्व होकर उसे स्वीट बनाती है। इस एग्जांपल का पर्पस ये समझाना है कि पार्टिकल्स कंबाइन या मिक्स कैसे हो सकते हैं। एग्जाम आंसर में एग्जाम्पल के साथ कॉन्सेप्ट लिखना बेहतर होता है, क्योंकि इससे क्लासिफिकेशन और एवरीडे एक्सपीरियंस का लिंक विजिबल होता है। लेकिन शुगर टी को कंपाउंड कह देना कॉमन मिस्टेक होगा। चैप्टर शुगर डिसॉल्विंग इन टी को सॉल्यूशन के एग्जाम्पल की तरह यूज करता है। इसलिए क्वेश्चन पढ़कर पहले आइडेंटिफाई करो कि वह प्योर सब्सटेंस, बॉन्डेड एलिमेंट्स, फिजिकल कॉम्बिनेशन या डिसॉल्विंग प्रोसेस में से किस आइडिया की बात कर रहा है। मैटर सेक्शन का डीपर मैसेज ये है कि क्लासिफिकेशन केवल लेबल्स लगाने के लिए नहीं होती। जब हम पार्टिकल्स और उनके बिहेवियर को समझते हैं, तब एयर प्रेशर, बॉइलिंग और सॉल्यूशंस जैसे ऑब्जर्वेशंस को बेटर एक्सप्लेन कर पाते हैं। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन हमें स्कैटर्ड फैक्ट्स के बीच स्ट्रक्चर देती है। एक्टिव रिकॉल चैलेंज। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के एक एक कीवर्ड बोलो। एलिमेंट के साथ प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड के साथ बॉन्डेड एलिमेंट्स और मिक्सचर के साथ फिजिकली सेपरेटेड कॉम्बिनेशन। अब बिना देखे पूरा सीक्वेंस बोलो। अगर कोई वर्ड अटक गया, वही तुम्हारा रिवीजन टारगेट है। अभी तक हम सेकंड मेजर सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन हमें बाहर की घटना से अंदर के पार्टिकल्स तक ले गई। इस चैप्टर में साइंस का पैटर्न बार बार आता है। ऑब्जर्व करो, फोकस्ड क्वेश्चन बनाओ, हिडन एक्सप्लेनेशन खोजो और क्लासिफिकेशन या एक्सपेरिमेंट से अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करो। अब लाइट का टर्न है। चैप्टर बताता है कि लाइट डिफरेंट सर्फेसेस और मटेरियल्स के साथ इंटरैक्ट करती है। लाइट रेज फ्लैट और कर्व्ड मिरर से रिफ्लेक्ट हो सकती है और लेंसेज से गुजरते समय बेंड हो सकती है। यही आइडियाज एवरीडे ऑब्जेक्ट्स और विजन से जुड़े प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझने में मदद करते हैं। शाइनी मिडल स्पून में इमेज दिखाई देना रिफ्लेक्शन से रिलेटेड एग्जाम्पल है। करेक्टिव ग्लासेस में लेंसेज लाइट के बेंडिंग बिहेवियर से जुड़ी होती हैं। एग्जाम पॉइंट, रिफ्लेक्शन और बेंडिंग को एक ही प्रोसेस मत लिखना। चैप्टर रिफ्लेक्शन को सरफेसेस से और बेंडिंग को लेंसेज से कनेक्ट करता है। क्या केवल पॉलिश्ड मिरर ही लाइट रिफ्लेक्ट करता है? नहीं। चैप्टर क्लियरली कहता है कि रफ सरफेसेस भी लाइट रिफ्लेक्ट करती हैं और मून भी लाइट रिफ्लेक्ट करता है। ये क्विक मिसकंसेप्शन चेक है, क्योंकि शाइनी सरफेस रिफ्लेक्शन को विजिबल बनाती है, लेकिन रिफ्लेक्शन केवल पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट्स तक लिमिटेड नहीं है। मून की फेजेस को समझने के लिए अर्थ, मून और सन की रिलेटिव पोजीशंस देखनी होती हैं। हर रात मून का इल्यूमिनेटेड पार्ट थोड़ा अलग दिखाई दे सकता है, इसलिए फेजेस मून के अपने लाइट प्रोड्यूसिंग करने की बात नहीं बताती। चैप्टर उन्हें इल्यूमिनेशन और रिलेटिव पोजीशन से कनेक्ट करता है। यहाँ एक थॉटफुल क्वेश्चन, लूनर फेजेस और कैलेंडर्स का कनेक्शन क्या है? लोगों ने मून के पीरियोडिक साइकिल्स को ऑब्जर्व किया और उन साइकिल्स ने अर्ली कैलेंडर्स बनाने में हेल्प की। सनराइजेस, सनसेट्स और लूनर साइकिल्स की केयरफुल ऑब्जर्वेशन से ह्यूमन रूटीन्स को टाइम से ऑर्गेनाइज करने के तरीके विकसित हुए। तो कैलेंडर केवल प्रिंटेड डेट्स का कलेक्शन नहीं है, उसके पीछे सेलेस्टियल पैटर्न्स के ऑब्जर्वेशन का लॉन्ग ह्यूमन कनेक्शन है। ये चैप्टर का ब्यूटीफुल इंटरडिसिप्लिनरी पॉइंट है। स्काई की मोशंस अर्थ पर हमारी रूटीन्स और टाइम कीपिंग को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। आंसर मून फेजेस और ऑब्जर्वेशन को जरूर कनेक्ट करना।
अब क्विक क्विज। मून की फेजेस के लिए कौन से 3 ऑब्जेक्ट्स की रिलेटिव पोजीशंस इंपॉर्टेंट है? 1 सेकंड सोचो। अर्थ, मून और सन। और कैलेंडर्स के डेवलपमेंट में किस चीज ने हेल्प की? इन सेलेस्टियल साइकिल्स की पीरियोडिक ऑब्जर्वेशन ने। सिंपल आंसर है, लेकिन कीवर्ड्स पूरे होने चाहिए। लाइट सेक्शन का रिकैप करें। रिफ्लेक्शन फ्लैट और कर्व्ड मिरर्स तथा सर्फेसेस से जुड़ा है। रिफ्रैक्शन या बेंडिंग लेंसेज और करेक्टिव ग्लासेस को समझने में यूजफुल है। रफ सर्फेसेस भी रिफ्लेक्ट करती हैं। मून की फेजेस अर्थ, मून और सन की रिलेटिव पोजीशंस तथा इल्यूमिनेटेड पार्ट के बदलते अपीयरेंस से जुड़ी है। अब हम अर्थ पर लौटते हैं और इकोसिस्टम्स की बात करते हैं। इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनका एनवायरनमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। टाइनी इंसेक्ट से लेकर लार्ज व्हेल तक और ग्रासेस से टॉल ट्रीज तक। ऑर्गेनिजम्स एयर, वाटर, सनलाइट और अदर ऑर्गेनिजम्स पर। इंटरडिपेंडेंस का मतलब यही है कि ऑर्गेनिजम्स अकेले आइसोलेटेड नहीं रहते। वे एनवायरनमेंट से रिस्पॉन्ड करते हैं और रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। एग्जाम में इकोसिस्टम एक्सप्लेन करते समय केवल एनिमल्स की लिस्ट मत लिखना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एयर, वाटर, सनलाइट तथा ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप्स को मेंशन करना। 1 सेकंड सोचो। अगर क्वेश्चन पूछे कि लाइफ ऑन अर्थ सपोर्ट करने में एनवायरनमेंट का क्या रोल है, तो किन चीजों का नाम लोगे? एयर, वाटर, सनलाइट और अदर ऑर्गेनिजम्स। चैप्टर हमें यही ब्रॉड नेटवर्क दिखाता है। किसी एक रिसोर्स को पूरी इकोसिस्टम स्टोरी समझ लेना इनकम्प्लीट आंसर होगा। चैप्टर अर्थ को लाइफ के लिए सूटेबल कंडीशन से भी जोड़ता है। अर्थ सन से ऐसी डिस्टेंस पर है जहां वाटर लिक्विड रह सकता है। एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है और हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से शील्डिंग देती है। ये चैप्टर का सोर्स ग्राउंडेड एक्सप्लेनेशन है कि अर्थ लाइफ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन बैलेंस डेलिकेट है। ह्यूमन एक्टिविटीज अर्थ के टेम्परेचर में चेंजेस ला सकती हैं और क्लाइमेट पैटर्न्स डिसरप्ट कर सकती हैं। चैप्टर इसे डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस से जोड़ता है। ध्यान रहे, यहाँ फोकस ब्लेम गेम पर नहीं, बल्कि साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और रिस्पॉन्सिबल एक्शन की आवश्यकता पर है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रॉब्लम और पॉसिबल सोल्यूशन दोनों के सेंटर में ह्यूमंस हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, लेकिन ह्यूमन साइंस का यूज करके चेंजेस को समझ और एक्शंस गाइड भी कर सकते हैं। ऑब्जर्विंग, मेजरिंग और एक्सपेरिमेंटिंग केवल टेक्स्ट बुक स्किल्स नहीं, फ्यूचर चैलेंजेस के टूल्स भी है। अब मिसकंसेप्शन चेक। क्या क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए क्यूरियोसिटी छोड़कर केवल ओपिनियंस पर डिपेंड करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। चैप्टर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की तरफ लौटाता है। ऑब्जर्व करो, मेजर करो, एक्सपेरिमेंट करो और एविडेंस के आधार पर एक्शंस गाइड करो। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स यूजफुल हो सकती हैं, पर एक्सप्लेनेशन एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। अब तक हम थर्ड मेजर कनेक्शन तक आ गए हैं। माइक्रोब्स में हिडन इंटरडिपेंडेंस, मून में सेलेस्टियल कनेक्शन और इकोसिस्टम्स में लिविंग रिलेशनशिप्स दिखाई दी। क्लाइमेट चेंज इन रिलेशनशिप्स के बैलेंस को लेकर अर्जेंट साइंटिफिक चैलेंज सामने रखता है। चैप्टर स्टूडेंट्स को फ्यूचर स्टूवर्ड्स की तरह सोचने के लिए एनकरेज करता है। अब आते हैं चैप्टर के सबसे हैंड्स ऑन एग्जाम्पल पर। पूरी का पफ अप होना। साइंस हर बार फैंसी लैबोरेटरी में नहीं होती। किचन भी ऑब्जर्वेशन और सिंपल एक्सपेरिमेंट के लिए यूजफुल जगह हो सकती है। सवाल है, पूरी के पफ होने पर कौन कौन सी कंडीशंस असर डाल सकती हैं? पहले साइंटिफिक क्वेश्चन बनाओ। उदाहरण के लिए, रोल डो की थिकनेस और साइज बदलने पर पूरी के पफ होने में क्या डिफरेंस आता है? हम डिफरेंट फ्लावर जैसे आटा या मैदा भी सोच सकते हैं। ऑयल का टेम्परेचर और डो को ऑयल में डालने का तरीका भी कंट्रोल्ड फैक्टर्स हो सकते हैं। डो को ऑयल में डालने का तरीका भी चैप्टर में इंटरेस्टिंग है। क्या उसे वर्टिकली ड्रॉप करें, एंगल पर स्लाइड करें, स्लोली स्लाइड करें? ये पॉसिबल चेंजेस हैं। ध्यान दो, इन्वेस्टिगेटर पहले पॉसिबिलिटीज की लिस्ट बनाता है, फिर डिसाइड करता है कि किस फैक्टर को टेस्ट करना है। बिना प्लान के एक्सपेरिमेंट कंफ्यूजिंग हो सकता है। अब दूसरी तरफ है ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट। पूरी पफ हुई या नहीं, इसका आंसर यस या नो हो सकता है। पफ होने में कितना टाइम लगा, इसे सेकेंड्स में मेजर किया जा सकता है। हम ये भी चेक कर सकते हैं कि वेरी थिक डो लेयर से थिन साइड मिलती है या नहीं। यहाँ वेरिएबल और ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस याद रखो। थिकनेस, साइज, फ्लोर टाइप, ऑयल टेम्परेचर
और ड्रॉपिंग मेथड वे थिंग्स हैं जिन्हें हम चेंज या कंट्रोल कर सकते हैं। पफ होना और पफ होने का टाइम वे थिंग्स हैं जिन्हें ऑब्जर्व या मेजर कर सकते हैं। दोनों को आंसर में अलग लिखना। फेयर टेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है एक टाइम पर केवल वन थिंग चेंज करना। मान लो हमें ऑयल टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है, तब दो सर्कल्स की थिकनेस सेम रखेंगे और उन्हें ऑयल में सेम वे डालेंगे। केवल ऑयल को बॉइलिंग हॉट हॉट या नॉट वेरी हॉट कंडीशंस में कंपेयर करेंगे। अगर तुमने एक पूरी में थिकनेस भी बदल दी, ऑयल टेम्परेचर भी और ड्रॉपिंग मेथड भी, तो रिजल्ट देखकर पता नहीं चलेगा कि डिफरेंस किस वजह से आया। यही फेयर टेस्टिंग की जरूरत है। मल्टीपल चेंजेस एक साथ करने से कंक्लूजन वीक हो सकता है। ये कॉमन एक्सपेरिमेंट मिस्टेक है। नोट्स रखना भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। केवल फाइनल रिजल्ट याद रखना इनफ नहीं। ऑयल स्प्लैटर हुआ या नहीं, स्मेल कैसी थी, स्मोक दिखा या नहीं, और पूरी कितने टाइम में पफ हुई, ऐसी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड की जा सकती हैं। नोट्स लेटर कंपैरिजन और क्लियर एक्सप्लेनेशन में हेल्प करते हैं। इन्वेस्टिगेशन का एंड भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट नए क्वेश्चंस खोल सकता है। क्या फ्रेश डो की प्यूरी स्टोर्ड डो से बेटर पफ करती है? अगर पूरी में होल प्रिक करें तो क्या होगा? चैप्टर हमें बताता है कि आंसर्स क्यूरियोसिटी को खत्म नहीं करते, वे नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन का स्टार्टिंग पॉइंट बन सकते हैं। और एक इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट पॉइंट भी है, पूरी स्वेलिंग जैसा सिंपल एवरीडे ऑब्जर्वेशन भी साइंटिस्ट के लिए पूरी तरह अंडरस्टूड नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि साइंस फेल हो गई। इसका मतलब है कि साइंस ओपन इंक्वायरी है, जहां केयरफुल ऑब्जर्वेशन नए क्वेश्चंस और बेहतर एक्सप्लेनेशंस की ओर ले जाती है। फाइनल पूरी क्विज। अगर क्वेश्चन है ऑयल टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे टेस्ट करेंगे, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? सेम थिकनेस और सेम साइज के दो सर्कल्स लो, उन्हें सेम वे ऑयल में डालो और केवल ऑयल टेम्परेचर बदलो। फिर पफिंग और पफ होने के टाइम को ऑब्जर्व या मेजर करो। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर को ऑर्गेनाइज करते हैं। सबसे पहले क्यूरियोसिटी और वंडर को साइंटिफिक इंक्वायरी की फाउंडेशन लिखो। फिर फोकस्ड क्वेश्चंस, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस और क्लियर एक्सप्लेनेशंस का सीक्वेंस दो। उसके बाद चैप्टर जर्नी से दो या तीन कनेक्शंस चुनो, जैसे फोर्स और मोशन या मून फेजेस और कैलेंडर्स। लाइकली क्वेश्चन पैटर्न्स भी सोचो। आपसे एक्सप्लेन करने को पूछा जा सकता है कि इन्वेस्टिगेशन सिंपल ऑब्जर्वेशन से आगे क्यों जाती है। कंपेयर किया जा सकता है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स को। डिस्क्राइब किया जा सकता है मून फेजेस का ऑब्जर्वेशन और कैलेंडर से रिलेशन। जस्टिफाई किया जा सकता है कि वन वेरिएबल एट अ टाइम क्यों बदलना चाहिए। आंसर राइटिंग में चैप्टर के कीवर्ड्स नेचुरली यूज करो। क्यूरियोसिटी, फोकस्ड क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, मेजरमेंट, एक्सप्लेनेशन, पार्टिकल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, रिफ्लेक्शन, लेंसेज, इकोसिस्टम्स और क्लाइमेट पैटर्न्स। लेकिन कीवर्ड्स की लिस्ट अकेले मत लिखना। हर कीवर्ड को एक मीनिंगफुल सेंटेंस या एग्जाम्पल से कनेक्ट करो। चलो रैपिड रिकॉल करते हैं। साइंस बिगिंस विद क्या? वंडर और क्यूरियोसिटी। इन्वेस्टिगेशन में क्या चाहिए? फोकस्ड क्वेश्चन और एक्सपेरिमेंट। सॉलिड्स और गैसेस में पार्टिकल मूवमेंट का क्या डिफरेंस है? सॉलिड्स में पार्टिकल्स मच मूव नहीं करते, गैसेस में फ्री ही मूव कर सकते हैं। मून फेजेस किन पोजीशन से जुड़ी हैं? अर्थ, मून और सन की रिलेटिव पोजीशन से। एक और रिकैप, इकोसिस्टम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप्स दिखाते हैं। अर्थ की सूटेबल कंडीशंस में लिक्विड वाटर और प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन एक्टिविटीज क्लाइमेट पैटर्न्स को अफेक्ट कर सकती हैं। पॉसिबल रिस्पॉन्स के लिए वही साइंटिफिक हैबिट्स यूजफुल है, ऑब्जर्विंग, मेजरिंग और एक्सपेरिमेंटिंग। अब फाइनल चैलेंज तुम्हारे लिए है। अपने घर में कोई सेफ एवरीडे फिनोमिनन चुनो, जैसे डो राइज होना या पूरी पफ होना। एक फोकस क्वेश्चन लिखो। एक ही फैक्टर चुनो जिसे बदलोगे, दो ऑब्जर्वेशंस तय करो और बाकी कंडीशन सेम रखने का प्लान बनाओ। कॉमन मिस्टेक याद रखना, एक साथ कई चीजें बदलोगे तो कंक्लूजन क्लियर नहीं होगा। आज का सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया यही है कि साइंस क्यूरियोसिटी से शुरू होकर केयरफुल ऑब्जर्वेशन, थॉटफुल एक्सपेरिमेंट और क्लियर एक्सप्लेनेशन तक जाती है। एट जी के साथ इस आंसर को एक्टिव रिकॉल से दोहराना, किसी फ्रेंड को सिखाना
और अगली बार सराउंडिंग्स को इन्वेस्टिगेटर की नज़र से देखना। गौरव और स्वाति की तरफ से कीप आस्किंग, केयरफुली ऑब्जर्व करो और अपनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को ग्राउंडेड भी रखो और उड़ान भी दो।